अभी धीरे धीरे जो है ना क्लास की क्वालिटी बढ़ते चली जाएगी, डे बाय डे क्लास की क्वालिटी ना बढ़ते चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं भी टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले डिजिटल बोर्ड नहीं था गुरुकुल में, तो मैं भी इसके लिए हैबिचुअल नहीं था। तो पिछले मेरी भी करीबन 6 महीने से हैबिट छुटी हुई है, तो मैं भी हैबिट डेवलप कर रहा हूँ और धीरे धीरे गुणवत्ता बढ़ती चली जाएगी, तो आप लोग को और भी मजा आएगा। आइए बच्चों, आज के प्यारे क्लास में आज हम लोग पढ़ते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बच्चों आप लोग भी जानते होंगे कि हमारा भारत जो है या कहीं भी अर्थव्यवस्था होती है, पूरी इकोनॉमी होती है, पूरे इकोनॉमी से चीजें चलती है। वो क्या है अर्थव्यवस्था? वो अर्थव्यवस्था के बारे में आइए पढ़ते हैं। अगर आप 6 से हो, 7 से हो, 8 से हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 9 से हो, क्लास 10 से हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच से हो, तो जैसे भी और बच्चे अभी बैठ कर पढ़ रहे हैं वैसे आप भी पढ़ सकते हो। तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना बच्चे, इसमें आज हम लोग कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, पीवाईक्यू पढ़ेंगे, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और 2027 के बोर्ड के लिए देखेंगे बच्चे। चैप्टर का फॉर्मूला है बच्चों, चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या है, वर्क का क्या नेचर है ना। प्राइमरी वर्क क्या है, सेकेंडरी वर्क क्या है, टर्शियरी वर्क क्या है। हम लोग का प्राइमरी वर्क क्या होता है, सेकेंडरी वर्क क्या होता है, टर्शियरी वर्क क्या होता है, मेरे प्यारे बच्चे ये सब जानेंगे। वर्क कंडीशन क्या होता है, क्या क्या वर्क कंडीशन है, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ओनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट, ये सब बच्चों जानेंगे आज के क्लास में। आपको बहुत बहुत हमारी ओर से प्यार इस क्लास में जुड़ने के लिए। 95% का टारगेट है, 100/100 स्कोर करेंगे। बिल्कुल एकदम डिजाइन किया गया है क्लास को एकदम मस्त तरीके से। आइए डिफिकल्ट वर्ड समझते हैं। तो मैं डिफिकल्ट वर्ड समझने के लिए बुलाना चाहूंगा अर्घ को अपने क्लास में, जो कि अर्घ थोड़ी देर में ही चला जाएगा। कल आप चले गए थे जल्दी थोड़ा, तो आ जाइए आप। जिस उम्मीद और आशा के लिए हमसे जुड़े हैं उसको पूरा करने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ बने रहें और हमारे हर दर्द को सह लिए, तो आपसे बेहतर बहुत कम लोग होंगे। वो आपको 1 साल बाद महसूस होगा। तो एक देखो बाबू, एक सेक्टर वर्ड है, क्या है? सेक्टर का मतलब होता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का एक पार्टिकुलर वर्क ग्रुप, काम का क्षेत्र, है ना मेरे भाई। सेकेंड वर्ड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है ऐसा काम जिससे गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो, है ना, जिससे सर्विस प्रोड्यूस हो और इनकम मिले मेरे प्यारे भाई। अगला वर्ड है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता नेचर से डायरेक्टली मिलने वाले रिसोर्स पे आधारित काम। जो आपको नेचर से डायरेक्ट मिलता है ना, वो डायरेक्ट मिलने वाले रिसोर्स पे जो आप काम करते हो उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो क्या बच्चे प्राइमरी सेक्टर का मतलब समझ में नहीं आ गया? कहां से मिल रहा है? नेचर, यानी कि नेचुरल वर्क है। क्या वर्क है? नेचुरल वर्क है। सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में बदलना, मतलब इसमें देखो यानी कि मशीनरी वर्क हो गया। क्योंकि कोई रॉ मटेरियल है, कोई कच्चा सामान है, तुमने लाया दुकान से खरीद के, तुम्हारे पास मेरे प्यारे भाई रेस्टोरेंट है, तो तुमने कुछ भी लाया, फॉर एग्जांपल तुमने पास्ता खरीद के लाया, रॉ मटेरियल है। अब उससे तुमने ना उसको मैन्युफैक्चर किया, पास्ता को तुमने बनाया, तो पास्ता को एक प्रोडक्ट के रूप में बनाए, तो वो क्या हुआ? वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, है ना। थर्ड है टर्शियरी सेक्टर। गुड्स बनाने के बजाय मेरे प्यारे भाई, सामान बनाने के बजाय सर्विस प्रोवाइड करने वाला सेक्टर। यहाँ पे सामान नहीं बनता, गुड्स नहीं बनता, बल्कि सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इसी मेरे प्यारे भाई को बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। क्या समझ में आ गया? क्या आपको ये तीनों सेक्टर समझ में आ गया? चलो मेरे भाई आगे और देखते हैं। ये वर्ड मीनिंग है, एक्सप्लेन में बात करेंगे। सर्विस सेक्टर का मतलब होता ट्रांसपोर्ट, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी सर्विस का सेक्टर। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर पे डिपेंड होना। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फाइनल गुड्स एंड सर्विस की टोटल वैल्यू। फाइनल गुड्स किसको बोलते हैं? फाइनल यूज करने के लिए, फाइनल यूज के लिए तैयार गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? जो आगे कोई दूसरी चीज बनाने में यूज हो। डबल काउंटिंग क्या होता है? एक ही वैल्यू को बार बार जोड़ देना मेरे प्यारे भाई। एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता? काम या रोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता? काम करने की इच्छा व क्षमता के बावजूद काम न मिलना। देखो मेरे भाई, तुम्हारे पास काम करने की बहुत इच्छा है, तुम्हारे पास क्षमता भी बहुत है, बट तुमको काम नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है मेरे प्यारे भाई? उसका मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अगला है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? काम तुम्हारे पास है लेकिन पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है ना। नितिन जी को बुलाइएगा। डिसगुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता? एक्स्ट्रा वर्कर्स हटे तो भी प्रोडक्शन कम ना हो, है ना। एक्स्ट्रा वर्कर्स आपका हट भी गया फिर भी प्रोडक्शन आपका कम नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग कहां पर थे बच्चों?
मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग थे डिस्गुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्कर हटे, है ना, तो भी प्रोडक्शन कम नहीं हो। मेरे प्यारे भाई देखो, तुम्हारे पास जो है ना रेस्टोरेंट में बहुत सारे वर्कर होंगे, लेकिन तुम कुछ को हटा भी दोगे ना, फिर भी कोई काम नहीं बिगड़ेगा। उसको बोलते हैं डिस्क्विस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है ना। मेरे प्यारे भाई अगला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट ही होता है साल के कुछ महीने में ही काम मिलना। जैसे तुम देखते होगे बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ साल में कुछ ही महीने में काम मिलता है और कुछ महीने उनका बंद ही रहता है। जैसे अभी देखो, अभी नॉनवेज है, नॉनवेज में क्या है, अभी पूरा सावन बंद रहेगा। तो जो भी हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, हिंदू ब्रदर्स हैं, उन लोग जो भी जो उस पे ही डिपेंडेंट है, जिनका लाइफ आपको चिकन नॉनवेज पे ही डिपेंडेंट है, उन लोगों को भी काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे प्यारे भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड सेक्टर जो गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करता है। देखो जैसे मैं क्या हूँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर हूँ। मेरे मुझे गवर्नमेंट के जो है ना रूल्स फॉलो करना है, मुझे जीएसटी पे करना है, मुझे रिपोर्ट शेयर करना है, मुझे आप सभी लोगों का वहां पे नामांकन करवाना है, मुझे आप सभी लोगों का वहां पे सारी डिटेल्स देनी होती है ना। मेरे इंस्टीट्यूट में कितने वर्कर्स हैं, कितने स्टाफ है, सारी चीजें हमें विजुअल करनी होती है। हम कितना कमाते हैं, कितनी लाइबिलिटी, सब मुझे दिखाना होता है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना मेरे प्यारे भाई, समझ गए ना। अगला है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो स्मॉल स्केटर्ड सेक्टर, जहां फॉर्मल प्रोटेक्शन पर कम होती है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई जॉब सिक्योरिटी। क्या है जॉब सिक्योरिटी? आओ देखते हैं जॉब सिक्योरिटी क्या है मेरे प्यारे भाई। जॉब सिक्योरिटी आप सभी को समझ में आ रही है तो समझिए। जॉब सिक्योरिटी क्या है? नौकरी बने रहने की सुरक्षा, है ना। नौकरी अगर बने हुआ है ना तो उसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। जैसे देखो, अगर तुम्हारे पिताजी की ना अगर तुम्हारे पिताजी की जॉब सब दिन रहती है तो उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, उनको सिक्योरिटी होगी कि मेरा नौकरी कोई नहीं ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही ओनर है, खुद ही अपने बिजनेस के ओनर, उनकी नौकरी कौन हटाएगा, है ना। वो तो दूसरी की नौकरी देते हैं। अगला है सोशल सिक्योरिटी, जैसे पीएफ, पेंशन, मेडिकल जैसी वर्कर प्रोटेक्शन। अब जैसे देखो, मेरे यहाँ पे लोग अभी काम करने आए हैं तो मैं इनको क्या दूंगा? पीएफ दूंगा। इनके जो महीना का जो सैलरी होगा वो कटेगा, उसका एक्स अमाउंट हमारे पास इनका रह जाएगा, उसी को पीएफ बोलते हैं, प्राइवेट फंड, है ना। अब वो मैं कब इनको दूंगा? जब मेरे यहाँ से ये रिटायर करेंगे, जब मेरे यहाँ से ये काम छोड़ कर जाएंगे, है ना। तो मैं इनको उस टाइम पे वो जो उनके बचे पैसे जो जमे होंगे वो उनको मिलेंगे। तो पीएफ हो गया, पेंशन हो गया। तो सरकार आपको नौकरी खत्म होने के बाद भी आपको जो पैसे देती है मेरे प्यारे भाई, जब आप नौकरी कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपके कुछ पैसे रख लिए जाते हैं, टोटल पैसा आपको सैलरी में नहीं दिया जाता है। उसी पैसे को नौकरी रिटायर होने के बाद जो दिया जाता है मेरे प्यारे भाई, उसी को बोलते हैं पेंशन। अगला है मेडिकल जैसी वर्कर प्रोटेक्शन, है ना। मेडिकल वगैरह भी आपको दी जाती है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला है पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर आपको। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल कंपनीज ओन्ड सेक्टर। अगला है ये क्या है आपका? मनरेगा। मनरेगा में देखो क्या होता है, जो ग्रामीण हाउस होल्ड के लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वो गारंटी करने वाला एक्ट होता है कि उनको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन जैसी बेसिक फैसिलिटीज जो दी जाती है, उसी को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे प्यारे भाई अगला है प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सेज से कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। अब कोई रिसोर्स है मेरे भाई, जिस रिसोर्स को तुम यूज कर रहे हो उससे तुम्हारा कितना आउटपुट निकल रहा है। मैं अभी एक कैमरा यूज कर रहा हूँ वीडियो को बनाने के लिए, तो इससे मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है। हमारे वीडियो एडिटर जो नाम है, इनका नाम नहीं एक्सपोज करूंगा। अब इनको मुझे काम पे रखने के बाद मेरा कितना प्रोडक्टिविटी बाहर आ रहा है, कितना मैं इनसे कमा पा रहा हूँ, कितना मेरा काम हल्का हो पा रहा है, कितना मेरा दिमाग का संतुलन, जो मेरे लिए इनको लेकर जो मेरा प्रोडक्टिविटी है वो कितना ये हो पा रहा है, इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई आउटपुट प्रोड्यूस होना, कि कितना आपका जो है आउटपुट निकल रहा है। वेलफेयर, लोगों की भलाई करते हैं ना, जब पब्लिक बेनिफिट होता है उसको वेलफेयर बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। सब्सिडी, सब्सिडी वो होता है गवर्नमेंट द्वारा कॉस्ट कम करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट। जब सरकार द्वारा जो होता है ना, आपको कॉस्ट को कम करने के लिए जो सपोर्ट दिया जाता है उसी को सब्सिडी बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। ये सारे वर्ड्स आपको बताया है। बोर्ड का रूल है कीवर्ड इंग्लिश में याद करना, सारे कीवर्ड को ना इंग्लिश में याद करना, मीनिंग इजी इंग्लिश में समझो। आंसर लिखते समय कीवर्ड को अंडरलाइन कर देना। देखते हो और जब आप बोर्ड में आंसर लिखिएगा ना तो आप कुछ लाइंस को अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्या आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा? क्या आप अच्छा फील कर रहे हो मेरे जैसे? किसी चीज का टेंशन नहीं लीजिएगा। कोई चीज का टेंशन है क्या? आइए हम लोग चैप्टर चैप्टर का रोड मैप देखते हैं। चैप्टर का रोड मैप आज क्या है सो देखो, आज देखते हैं आज क्या क्या पढ़ेंगे। पहला स्टेप है प्राइमरी के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंडरी पढ़ेंगे, टर्शियरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, सारे लोग आ जाइए क्लास में, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप और कॉन्फिडेंट हो जाइए, आपके खड़े होने के तरीके कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे। दोनों हाथ को खोल लीजिए, दोनों हाथ को खोल के थोड़ा ऐसे हो जाइए, राइट राइट, वेरी गुड।
अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक जो है व्यवस्था करवा दीजिए, वो उनके पास में ऑलरेडी लग ही जाएगा, तो वो जो है जो चलता है, नहीं नहीं आप बोलना नहीं है उस चीज को, जो इससे कंट्रोल होता है वो लगा दीजिए। चलो सेकेंड आपका है थ्री सेक्टर का इंटरडिपेंडेंस, इसको पढ़ेंगे हम लोग। जीडीपी क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, डबल काउंटिंग क्या होता है, ये पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है मेरे प्यारे भाई, ये पढ़ेंगे। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये पढ़ेंगे। मनरेगा 2005 क्या था, ये पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। हम लोग 8वां नंबर टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। अगला टॉपिक पढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में, है ना मेरे प्यारे भाई। अगला हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस बेस्ड, 2, 3, 5 मार्क के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कॉमन मिस्टेक, माइंड मैप और रैपिड रिवीजन पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर याद रखने का मास्टर की याद रखो। आपको जो एक्टिविटी करवाऊंगा उसका कुछ कंडीशन बताऊंगा, वो आपको करना है मेरे प्यारे भाई। एसआईटी गुरुकुल के क्लास 10 इकोनॉमिक्स के सीबीएसई 2027 के लिए गुरुकुल मुजफ्फरपुर पे SITgurukul.com पे भी आप देख सकते हो इसको। चैप्टर को बच्चों हम लोग 30 सेकंड में समझते हैं। आइए अब हम लोग चैप्टर को 30 सेकंड में समझ लेते हैं। पूरे चैप्टर को हम लोग ना 30 सेकंड में समझेंगे। व्हिच बोर्ड मेरे प्यारे भाई, सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है मेरे भाई। सर एनसीईआरटी बेस्ड है क्या? हाँ, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड हमारा क्लास होता है यदि आप एनसीईआरटी का सब्सक्रिप्शन लिए हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन कॉम्पिटिटिव बुक्स का लिए हो तो वहां एनसीईआरटी से बियॉन्ड होती है बात। लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। अब आप चेक करो कि आपने वेबसाइट से जाके एनसीईआरटी के लिए खरीदा है कि नहीं खरीदा है। आइए देखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? फार्मर व्हीट उगाता है, ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर। किसान क्या है मेरे भाई, क्या उगाता है? गेहूं उगाता है ना। स्टेप 2, फैक्ट्री व्हीट फ्लोर से बिस्किट बनाती है, ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। मेरे प्यारे भाई स्टेप नंबर 3, ट्रांसपोर्ट, बैंक, शॉपकीपर उसे मार्केट तक पहुंचाते हैं, ये क्या है? टर्शियरी सेक्टर। एक लाइन में अगर पूरा समरी दे दूं, नेचर से रॉ मटेरियल, किससे रॉ मटेरियल? नेचर से रॉ मटेरियल। नेचर से जो रॉ मटेरियल है वो क्या है मेरे प्यारे भाई? प्राइमरी सेक्टर। भाई यहाँ देखो, फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। और सर्विस से जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है वो क्या है? टर्शियरी सेक्टर। इसलिए तीनों सेक्टर अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती है। इकोनॉमी को किन बेसिस पर डिवाइड करते हैं? नेचर ऑफ एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ओनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट। होता है कि नहीं होता है मेरे भाई? सो देखो, प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं? नेचर से डायरेक्ट प्रोडक्शन। देखो जो भी, फिर से समझा रहा हूं मेरे भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस धमाकेदार क्लासेस में, इस बवाल क्लासेस में, इस एसएसटी के क्लासेस में 95% नंबर आपका पक्का हो जाएगा। पूरा क्लास अटेंड करने के बाद आप किसी भी क्लास से हो, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिना देखे हुए तुम आंसर को लिख पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस तुमको हम इस क्लास से दे देंगे। और मैथ्स में इससे भी कई गुना ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे रियली। आइए देखते हैं, देख रहे हो, जब प्रोडक्शन सीधे नेचुरल, ऐसा प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया? नेचर से, नेचर से, नेचर से, नेचर से डायरेक्ट। क्या सैयद समझे मेरे भाई? नेचर, जब प्रोडक्शन सीधे नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करता है उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। कैसे? जैसे एग्रीकल्चर, खेती, फिशिंग, मछली पालन, फॉरेस्ट्री, जंगल से रिसोर्स, डेयरी, दूध उत्पादन, माइनिंग, खनन, ये सब क्या है? सीधे नेचर से हो रहा है। हाँ, जो खनते हो। एग्जाम्पल, कॉटन फील्ड क्या है? कॉटन। फार्मर नेचर लैंड का यूज करके कॉटन प्रोड्यूस करता है, इसलिए यह प्राइमरी सेक्टर है। एक लाइन का समरी देखो, प्राइमरी सेक्टर क्या है? नेचर से डायरेक्टली रॉ मटेरियल, बेसिक प्रोडक्ट। सेकेंडरी सेक्टर, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट। जब रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरी यूजफुल वस्तु बनाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कॉटन से क्लॉथ, शुगर केन से शुगर, गेहूं से ब्रेड, आयरन ओर से स्टील, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, इटीसी, ये सब क्या है? ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर है। आइए मेरे प्यारे भाई अगला देखते हैं, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर किसको बोलते हैं? सर्विस सेक्टर को। यह सेक्टर फिजिकल गुड्स बनाने के बजाय सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे टीचर, डॉक्टर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट,
कम्युनिकेशन, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शॉपकीपिंग, इंटरनेट एंड आईटी सर्विसेज क्या है? टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विस दैट सपोर्ट पीपल एंड अदर सेक्टर्स। अगला 3 सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड क्यों करते हैं? अब एक दूसरे पर डिपेंड क्यों करते हैं और देखते हैं। मिल्क से चीज तक, दूध से पनीर तक देखते हैं। चीज को बोलते हैं क्या? पनीर ही तो बोलते हैं। अच्छा, दोनों अलग अलग होता? ठीक है भाई मेरे प्यारे भाई, अगर आप जो बता रहे हो वही सही है। दूध और चीज बिल्कुल अलग अलग होता है। फार्मर प्रोड्यूसेस मिल्क, ये क्या है? प्राइमरी। फैक्ट्री कन्वर्ट मिल्क इनटू चीज, ये क्या है? सेकेंडरी। ट्रांसपोर्ट, शॉप, बैंक, सेल सपोर्टेड, ये क्या है? टर्शियरी। कंक्लूजन, ऑल 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। एक सेक्टर रुकता है तो बाकी सेक्टर की भी अफेक्ट होते हैं। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी वर्सेस टर्शियरी, परफेक्ट कंपैरिजन और देखते हैं। बेसिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मेन वर्क क्या है? नेचुरल रिसोर्स से प्रोडक्शन, ये क्या है? प्राइमरी। रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या है? सेकेंडरी। सर्विस प्रोवाइड करना किसका काम है? किसका काम है? टर्शियरी सेक्टर का ना, समझ रहे हो ना मेरे भाई? अच्छा, ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, किसमें आएगा? एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जो भी काम है वो किसमें आएगा? किसमें आएगा? किसमें आएगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो इंडस्ट्री में जो काम होता है वो किसमें आएगा? सर्विस सेक्टर में का जो काम होता है वो किसमें आएगा? वेरी गुड मेरे भाई। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स क्या क्या है? प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल क्या क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का क्या एग्जाम्पल है? फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन। टर्शियरी सेक्टर का मेरे भाई क्या एग्जाम्पल है? बैंक, स्कूल और ट्रांसपोर्ट। आउटपुट क्या आया? इसमें आया रॉ या बेसिक प्रोडक्ट। इसमें आया सेकेंडरी सेक्टर में क्या आया? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और टर्शियरी सेक्टर में क्या आया? सर्विस। जब सवाल पूछूंगा तो माइक तुम्हें दे दूंगा। डेवलपमेंट के साथ सेक्टर कैसे बदलते हैं? बहुत शुरुआती स्टेज में प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी होती है। डेवलपमेंट के साथ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। और सेकेंडरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ता है कि नहीं? और आगे इकोनॉमी डेवलप होने पर एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, आईटी जैसी सर्विसेज बढ़ती है। टर्शियरी सेक्टर तेजी से ग्रो करता है। फ्लो, एग्रीकल्चर डोमिनेंट हो, एग्रीकल्चर डोमिनेंट आपको, एग्रीकल्चर डोमिनेंट, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, उसके बाद सर्विस सेक्टर। यही एक्सपेंशन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का। पहले नेचर से एग्रीकल्चर वर्क, फिर मैन्युफैक्चर वर्क, फिर सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चर वर्क को कौन कंट्रोल करेगा? तुम्हारे यहाँ मैन्युफैक्चर वर्क को किसने कंट्रोल कर रहे हैं? सारे सर्विस वाले ही तो कर रहे हैं। इंडिया में टर्शियरी सेक्टर का प्रोडक्शन में बहुत महत्व बढ़ा है, सही बात है, तो ये बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का बड़ा हिस्सा अभी भी एग्रीकल्चर में है। अभी भी सबसे ज्यादा क्या होता? एग्रीकल्चर होता है कि नहीं होता है? अगला टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, जीडीपी क्या है? और जीडीपी देखते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एक कंट्री के अंदर एक साल में प्रोड्यूस्ड ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू क्या है, इसे ही हम लोग बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी हमें इकोनॉमी के टोटल प्रोडक्शन का ब्रॉड आइडिया देता है और सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करने में मदद करता है। हु मेजर जीडीपी? इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैटिकल सिस्टम स्टेट यूटीएस से डाटा लेकर जीडीपी एस्टिमेट करती है। आइए, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में देखो, फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल यूज के लिए रेडी। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? आगे प्रोडक्शन में यूज होगा। एग्जाम्पल, कंज्यूमर द्वारा खरीदी ब्रेड और ब्रेड बनाने वाला फ्लोर, ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल गुड्स जीडीपी में काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स सेपरेटली काउंट नहीं किया जाता है कि नहीं? जीडीपी में केवल फाइनल गुड्स क्यों? किसान 100 रुपया में गेहूं बेचता है। फ्लोर, मिल्क मेक्स फ्लोर, क्या है? आटा से आपको, आटा चक्की से क्या होता है? आटा चक्की से आटा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जीडीपी में केवल फाइनल गुड्स क्यों आता है, सो देखो। तो 150 रुपया में जैसे आपने आटा पिसवा लिया। बेकरी मेक्स ब्रेड, बेकरी से क्या मिलता है? कितना रुपया में? तो अगर 100 रुपया, 150 रुपया और 250 रुपया सबको जोड़ दोगे तो व्हीट की सेम वैल्यू कई बार काउंट होगी। 100 रुपया, देखो सब जगह आटा ही का यूज हो रहा है। किसान ने आपको बेचा गेहूं 100 रुपया में,
आटा चक्की में वो गेहूं पीस के क्या बन गया, आटा, 150 रुपया में। तो यहाँ भी क्या बात हो रहा है, गेहूं की ही बात हो रही है। गेहूं से क्या बना, गेहूं का आटा। अब गेहूं के आटा से क्या बना, ब्रेड। तो गेहूं से बना गेहूं का आटा, गेहूं से क्या बना, गेहूं का आटा। गेहूं से क्या बना, गेहूं का आटा। तो व्हीट से बना फ्लोर, व्हीट से क्या बना, व्हीट से क्या बना, फ्लोर, और फ्लोर से क्या बना, ब्रेड। तो गेहूं से आटा और आटा से ब्रेड। तो एक ही गेहूं का दाम 3 बार ऐड हुआ कि नहीं हुआ, देखो भाई कोई दिक्कत है तो बोलो, ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो 100 रुपया, 150 रुपया और 250 रुपया, तीनों को तो जोड़ तो दिया। तो सिर्फ एक ही गेहूं की वैल्यू कई बार ऐड नहीं हो गई, एक ही गेहूं की वैल्यू यहाँ ऐड हुआ। जब ये आटा बना तो भी ऐड हुआ, जब आटा चक्की में पिसवाने गई, वही आटा चक्की से जो आटा मिला तो वो उसको ब्रेड बना। तो उसी आटा का दाम जो 100 रुपया था, उसका जब आटा बन गया तो 150 हो गया। और जब वही आटा का व्हीट गेहूं जो है, गेहूं जब आटा बना तो 150 में बिका। और जब गेहूं आपको ब्रेड बन गया तो वो 250 रुपया हो गया। तो एक ही गेहूं का अलग अलग दाम प्रोडक्शन होने के बाद आ गया, है ना। तो इसे बोलते हैं, इसे डबल काउंटिंग कहते हैं। द बोर्ड लाइन, टू अवॉइड डबल काउंटिंग जीडीपी काउंट्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो आपको डबल काउंटिंग नहीं हो, क्या नहीं हो, डबल काउंटिंग नहीं हो, इसीलिए जीडीपी जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करता है कि फाइनली क्या बना। हाँ 250 को काउंट करेगा, फाइनल ब्रेड का काउंट करेगा, ब्रेड का दाम। उसको मतलब नहीं कि गेहूं क्या है, आटा क्या है, भाई बना जो प्रोडक्शन हुआ है ना। तो प्रोडक्शन 250 को जोड़ लिया, तो 250 में आ गया 100, 150 सब आ गया। तो डबल काउंटिंग ना हो, इसीलिए जीडीपी जो है गुड्स। अब आगे देखते हैं टर्शियरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हो गया। बेसिक सर्विस चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस, कोर्ट और ट्रांसपोर्ट। हॉस्पिटल तो चाहिए, स्कूल चाहिए मेरे प्यारे भाई, पुलिस भी चाहिए, कोर्ट भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, बैंकिंग भी चाहिए। सेकेंड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और इंश्योरेंस चाहिए। इनकम बढ़ने पे टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग, प्राइवेट एजुकेशन और हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और डिजिटल सर्विस ने नए सर्विस जॉब बनाए हैं। अब आगे आओ, बेसिक सर्विस, सपोर्ट टू अदर सेक्टर, हाई इनकम और आईटी कम्युनिकेशन। तो ये सारे होने की वजह से जो है आपका टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है, क्या है कि नहीं। टर्शियरी सेक्टर में बेसिक सर्विस तो चाहिए ही, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को समानुमंड होने के लिए गाड़ी घोड़ा सब चाहिए, रखने उखने का जगह चाहिए, बैंक में पैसा निकालने जमा करने का जगह चाहिए। इनकम बढ़ने पे आप जो हो रेस्टोरेंट में जाओगे ही, शॉपिंग करोगे ही, प्राइवेट एजुकेशन लोगे ही जो तुम अभी ले रहे हो, और हेल्थ केयर की डिमांड भी बढ़ती है, हॉस्पिटल वगैरह भी बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और डिजिटल सर्विस में नए सर्विस जॉब बनाए जाते हैं। तो ये सब बड़ी बात है। एंड एक बार दोबारा देख लीजिएगा, किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया हो तो उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। आसान से आसान भाषाओं में मेरे प्यारे भाइयों आपको समझाने की कोशिश थी। अगर समझ गए हो तो ये कहता हूं, अगर पूरे क्लास अगर आप देख लिए होगे तो एग्जाम में बिना देखे हुए आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।